कैसे? दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आज जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो उस कहानी को आप में से कई लोगों ने शायद सुना हो। उस कहानी से इस सफर की शुरुआत हुई थी। उस कहानी का नाम है दिवाली की रात। शुरू करें? लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी। यार, मैं क्यों शर्मा रहा हूं? ऐसा पहली बार हो रहा है। I never blush on stage. दिवाली की रात, 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज़ एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी। अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी ही देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में एक कमरे में अनजान लोगों से फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेकर छुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज़ सुनकर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं
35,000 फुट की ऊंचाई पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी, छोले, आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का एक छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि उसका बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाऊं और कहूं कि यार मेरी ज़िंदगी वापस कर दो। करमचंद की ऐंठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गज़लें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता, एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख कर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही पहली बार मिली थी वो। मैं कितना डरपोक था और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है सब। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपने नाम की बिल्कुल विपरीत, जरा भी नम्रता नहीं थी उसमें, बिल्कुल जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी, खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजोजी को देखकर छुपकर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था, आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटेना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ में दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फ़ोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फ़ोन आने लग गए। ज़रा शुक्ला जी के यहाँ से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज़। मैं दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किसी लड़के के फ़ोन आने शुरू हो गए। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थे, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फ़ोन किया। मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक पापा का कॉल फिर से आ गया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब लोग आए हुए हैं। मैंने कहा, पापा ज़रूरी मीटिंग थी, नहीं आ पाऊँगा। छुटकी ने फ़ोन छीन लिया। बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाज़ें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया मैं, न जाने कब यह अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा। न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़े शहर शहर घूम रहा हूँ और मुखौटा उतारने से डरता हूँ कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूँगा। गाड़ी होटल पर रुकी। बड़ी बड़ी मूँछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की तरफ, गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूँ कि होटल वापस जाता हूँ तो लगता है कि घर आ गया। कितना जाना पहचाना तो है सब कुछ।
दीवार पर वही बड़ा सा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज़ बदल देता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैम्प्स, वही बड़ा एलईडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे रखा है कार्ड जो मुझसे रोज़ पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूँगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतज़ार करने लगा। लैपटॉप खोला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूँ मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। फ़ोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी, जब छुटकी की फर्स्ट डिवीज़न की पार्टी हुई थी तब। करवा चौथ पर पाँव में आलता लगाकर मेहंदी रचाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फ़ोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहा था। मैं ये फ़ोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर कार की छत पर नैनीताल झील के किनारे बेंच पर बैठना चाहता था। मैं खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहाँ पुराना पोस्ट ऑफिस होता था ना, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी से जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर से पाँव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद है, बता देना दिवाली पे घर नहीं आया तो क्या क्या मिस किया है उसने। वही आरती संग्रह 2 वाली सीडी एक बार फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फ़ोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर से कार में था। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे एक बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे होंगे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था। एक ज़रूरी मीटिंग थी ना। माँ ने किचन से निकलकर मुझे ज़ोर से गले से लगा लिया। बोली, पागल, मुझे पता है तेरा सरप्राइज़ क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज़ देना था ना तुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सबके जीवन में एक एक नम्रता है, मैं जानता हूं। और आप सब ये कहानी सुनते समय उनका ख्याल कर रहे थे, ये भी जानता हूं। 10 साल हो गए ये कहानी सुनाते सुनाते, और आज भी पता नहीं क्यों आखिर तक आंखें नम हो जाती हैं। पता नहीं क्यों। खैर, एक और कहानी जो शायद आप लोगों ने सुनी ना हो, इसका नाम है मौत जिंदगी। सुनिए। गुड। एक कहानी है 6 फेरे। वो इसी कहानी का अगला हिस्सा है। जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो
इसका अंत सोचा नहीं था। और फिर लिसनर्स ने कहा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो मैंने एक और कहानी लिखी जिसका नाम है 6 फेरे। सुनिएगा वो। जब आप बोर हो रहे हो तो अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं। मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन जानकारी मिल जाएगी। मैं कहानियां इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि आपका मन है, मैं सुना रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी होती है। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, मौत जिंदगी। छोटा सा घर था वो, 2 कमरे का रहा होगा। एक कमरा ड्राइंग रूम था जहां रात को कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना जमीन पर एक गद्दा बिछाकर सोते थे। दीवार पर मक्का शरीफ की एक तस्वीर गोविंद नगर मार्केट के किसी फोटो स्टूडियो के गत्ते के चांद के सामने खड़े मुस्कुराते मियाँ बीवी का पुराना पीला पड़ता फ्रेम में कैद एक लम्हा। रुई का चौड़ा सा गद्दा लकड़ी के एक पुराने सोफे के आमने सामने रखी कुर्सियों के बीच किसी तरह अड़ जाता था। और अक्सर फिक्र से भरी रातें रेहाना एक सोफे के गलते हुए पांवों को देखते हुए गुजार देती थी। जिंदगी भी तो ऐसी ही हो गई थी, कोनों से छिल गई थी, रंग उतर गया था। गद्दे पे चढ़ा धारी वाला खद्दर का कपड़ा भी अब धुंधला हो चला था। रेहाना के आंसू रोज रोज उसे भिगोते जो थे। आंसुओं का सबब घर के दूसरे कमरे में था। बाहर वाला एक कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन कमरुद्दीन और रेहाना की जिंदगी बसती थी वहाँ। उनका 10 साल का बेटा अनवर वहाँ अपने बूढ़े हमेशा बीमार दादाजी के साथ सोता था। अनवर को ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी कि अब न दवा न दुआ, उसे कोई नहीं बचा सकता था। अनवर का आज 11वां जन्मदिन था। डॉक्टर ने तो कहा था कि बच्चा 10वां जन्मदिन भी देख ले तो करिश्मा होगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे बीमारी की खुदगर्जी अक्सर कहाँ भारी पड़ती है। एक और साल देख लिया था अनवर ने, एक और सर्दी जिसमें वो अपनी माँ से लिपट के रज़ाई में दुबक के देर तक लेटा था, एक और फूलों से भरा बसंत, एक और गर्मी जिसमें बिन बत्ती की रातों को माँ ने हाथ का पंखा झलते हुए उसे सुलाया था, एक और बारिश देखी थी जिसमें भीगना मना था, लेकिन खिड़की से बैठकर सौंधी मिट्टी को सूंघना मना नहीं था। आज रात उसके जन्मदिन पर मोहल्ले के बहुत से बच्चे अनवर से मिलने उसके घर आए थे। लोअर मिडिल क्लास के रेलवे में जूनियर क्लर्क की नौकरी करने वाले कमरुद्दीन ने एक अच्छी खासी बर्थडे पार्टी रख ली थी। पड़ोस के त्रिपाठी जी से कैसेट प्लेयर उधार ले लिया था, चमकीली झालर लगाई थी। अनवर ने जाने कितने दिनों बाद आज बाहर लेटकर मुस्कुराना शुरू किया था। न जाने बच्चा सच देख रहा था या ख्वाब, लेकिन कोई अनजान औरत भी साथ में बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली गई। दरवाजे पर कोई था। पीछे बच्चों की मौज मस्ती चल रही थी। औरत ने दरवाजे पे खड़े आदमी से कहा, मैं जिंदगी हूं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? दरवाजे पर खड़ा आदमी बोला, मैं मौत हूं और आज इस 11 साल के बच्चे को ले जाने आया हूं। कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर के सामने
जिंदगी और मौत आमने सामने खड़े थे। मौत ने सफ़ेद कमीज़ और नीली पैंट पहनी थी और जिंदगी ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट। छोटे से घर के अंदर 11 साल के अनवर की बर्थडे पार्टी चल रही थी। रेहाना ने आज मालपुए बनाए थे। मालपुए अनवर को बहुत पसंद थे। ढेर सारे गुब्बारे जिनको फुलाते फुलाते सारी दोपहर कमरुद्दीन और रेहाना की जान निकल गई थी। अंदर हंसी ठहाका चल रहा था और यहाँ बाहर छोटे से अनवर के जीने और मरने का फैसला। लेकिन कमबख्त मौत ने आज का दिन, उसके 11वें जन्मदिन का दिन उसको ले जाने के लिए चुना था। घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मौत के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जैसे लोगों की जिंदगी लेना इसी तरह हो जैसे किसी पोस्ट ऑफिस में बैठकर लिफाफों पर ठप्पे लगाना या किसी सरकारी दफ्तर की मेज पे बैठ के घंटी पे एक हाथ मारना और कहना नेक्स्ट। इसमें मौत की गलती नहीं थी। ऊपर वाले ने उसे यही जॉब प्रोफाइल सौंपी थी। जिंदगी बोली आज का ही दिन क्यों, आज जन्मदिन है उसका। आज का दिन उसको दिखाने के लिए तो मैं पिछले 1 साल से सारे काम छोड़ के उसके साथ बैठी हूं। यार हर बार तुम यही कहती हो, मौत ने कहा। जिस मोड़ पे मुझसे मिलती हो, भाई तुम्हें ऊपर वाले ने काम दिया है कि तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दो। मुझे काम दिया लोगों को मार दूं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा ना। अनवर को थोड़ा वक्त और दे दो, जिंदगी बोली। बच्चा है, थोड़ा सा बचपन और जी लेने दो। ये क्या बकवास है यार। मौत को गुस्सा आ गया। जब मैं उस 50 साल की औरत को ले जा रहा था जिसको कैंसर हुआ था, तब तुमने कहा था कि इसे अपने पोते का मुंह देख लेने दो। और उस जवान लड़के को जब मैं कार एक्सीडेंट के पास से ले जा रहा था, तुमने यही कहा था कि अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, थोड़ा वक्त और जी लेने दो। लेकिन दुनिया तुम्हारी बेवकूफी के बल पे नहीं चलती है भाई। किसी को आना है तो किसी को जाना होगा। यही रीत है, यही दस्तूर है। सांसों की फैक्ट्री नहीं लगी है मेरे पास, गिन के बनती हैं सांसें। मौत ने एक कदम आगे रखा। अंदर अनवर की सांसें तेज चलने लगी। जिंदगी ने कहा रुक जाओ, ठीक है, एक सौदा कर लेते हैं। मौत बोली ठीक है, यही सही। तुम मुझको 3 मौतें दोगी और उसके बदले में मैं तुमको इस बच्चे की जिंदगी। कौन सोच सकता था कि रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन की दहलीज पे कमीज पैंट पहने खड़ी मौत और सलवार सूट में जिंदगी ने पहली बार ऐसा दिल दहलाने वाला सौदा कर लिया होगा। अगर जिंदगी 3 जिंदगियां मौत को दे दे तो मौत कमरुद्दीन के बेटे अनवर की जान बख्श देगी। आप सोच रहे होंगे कि अनवर को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है जिंदगी। हजारों बच्चे मर जाते हैं हिंदुस्तान में रोज। माँ बाप पैदा कर देते हैं पर उनको पालने की तमीज नहीं सीख पाते, या कोई भयानक बीमारी उनकी गर्दन पकड़ लेती है, या दवा बनाने वालों ने दवाएं इतनी महंगी कर दी होती हैं कि गला पकड़ के जान निचोड़ते मौत के फंदे को काटने के लिए जैसे हीरों से जड़ी किसी तलवार की जरूरत पड़ती हो। एक और बच्चा मर जाता तो क्या। इतना जहर तो घोल दिया है बेईमान उद्योगपतियों ने, गुंडों ने, हर तरफ फैले खराब लोगों ने। डॉक्टरी को बस एक पेशा बना चुके न जाने कितने डॉक्टरों ने। एक और मरा हुआ बच्चा सही, चला जाएगा अनवर। 11 साल की उम्र में लाइलाज बीमारी,
कोई बड़ा अजूबा तो नहीं था ये। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हिंदुस्तान के फुटपाथों पर बैठे लोग रोज जूझते थे, भूख से, गरीबी से, एक मौत और सही, लेकिन नहीं, जिंदगी ने आज फैसला कर लिया था कि ये बच्चा अनवर, ये जिंदगी का जरा सा टुकड़ा अनवर, ये एक इम्तिहान था उसके लिए। इसे मरने नहीं देना था, क्योंकि जिंदगी अपनी फाइलों, अपने हिसाब किताब, अपने बजट, अपने टारगेट, अपनी डेडलाइंस के चक्कर में, बीमारी में, गम में, बम के धमाकों की गूंज में, गरीबी से लिपटी इस दुनिया को अक्सर ये याद दिलाना भूल जाती थी कि वो है, कि जिंदगी है और आसपास है, कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ इतना बुरा नहीं है। 11 साल के अनवर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिंदगी ने जवाब नहीं दिया था। जिंदगी और मौत एक ऑटो रिक्शा में बैठे और रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर से याद शहर की सड़कों पर निकल पड़े। दोनों की कुछ देर पहले की तनातनी थोड़ा शांत हो गई थी, जैसे ऊपर वाले के बड़े से दफ्तर में काम कर रहे 2 एम्प्लॉई एक दूसरे से बात कर रहे हों। मौत ने कहा, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, मेरी सोचो, जान लेना आसान काम नहीं है, कितने लोगों को गम देना पड़ता है, किसी कागज पे एक दस्तखत कर देता हूं, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं, रात को सो नहीं पाता हूं मैं। जिंदगी ऑटो के बाहर रफ्तार से भागते शहर को खामोशी से देख रही थी। बोली, नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में खेल खत्म। मुझे देखो, लोगों को जिंदगी देकर कैसे जानबूझकर एक अंधेरे कुएं में फेंक देती हूं। लो, 36/53 सब्जी मंडी, लो ये घर आ गया। अनवर की जान के बदले पहली जिंदगी में तुम्हें इस घर से दूंगी। ऑटो रिक्शा वाला उनको छोड़कर चला गया। सब्जी मंडी मोहल्ले में अब कोई सब्जी मंडी नहीं बची थी। बरसों पहले एक होती थी, उसके नाम पे मोहल्ले का नाम पड़ गया था। ये घर एक सुनसान छोर पर था। मौत ने कहा, 36/53, ये सस्ते नीले पेंट में पुता दरवाजा, बुरी नजर से बचने के लिए लटकाई ये मिट्टी की हांडी। मैं यहां आ चुका हूं, किसी को ले गया हूं मैं यहां से 8 महीने पहले, आई थिंक। जिंदगी ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। नौकर ने दरवाजा खोला। नमस्कार, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं, सेंसस के लिए। नौकर पलटा और दोनों अजनबियों को अंदर आने दिया। मौत ने कदम रोक लिए। 1 मिनट, मैं यहां नहीं आ सकता। जिंदगी ने झल्ला के कहा, क्यों भाई, शर्त के मुताबिक मुझको फैसला करना है ना कि बच्चे को बचाने के बदले में कौन सी 3 जिंदगियां मैं तुमको दूंगी, तुम्हें नहीं करना है, यू कैन डिसाइड। मौत ने कहा, हाँ लेकिन हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं ना। एक ही घर से 1 साल के अंदर 2 जाने लेने के पहले मुझे अपने मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। तुम्हें अपनी करनी तो मैं चला, मुझे वो बच्चा ही चाहिए। याद शहर के एक और हिस्से में रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन और उसकी बेटी रेहाना के घर में उसका बेटा अनवर छटपटाने लगा। इधर सब्जी मंडी में जिंदगी ने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, 10 मिनट तो बैठ लो। दोनों अंदर सोफे पर बैठ गए। जिस लड़के ने दरवाजा खोला था वो 2 स्टील के ग्लासों में पानी ले आया था और साथ में 2 कटोरियां, एक में थोड़ी सी नमकीन, एक में थोड़े से पेठे। पीछे से एक आदमी निकला, कमीज और लुंगी पहने था। जिंदगी ने सवालों के जवाब
एक कागज पर लिखने शुरू कर दिए। क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। घर में कितने लोग हैं? अकेले रहते हैं? साथ कोई नहीं? नहीं, बस ये नौकर है। पिछले 1 साल में और कोई भी रहता था क्या यहाँ? वो आदमी बोला, नहीं। जिंदगी ने मौत की ओर देखा। मौत ने कंधे उचकाए, जैसे ये कहा हो कि भाई मुझे ठीक है, कंफ्यूजन हो गया होगा। जिंदगी ने फिर कहा, आप यकीन से कह सकते हैं यहाँ पिछले 1 साल में कोई नहीं रहता था? वो आदमी बौखला गया, क्या बकवास है भैया। जिंदगी ने उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, 8 महीने पहले जब तुमने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार किया था, तो उस 16 साल की लड़की ने दुनिया से बचने के लिए जहर खा के वहां उस सोफे के पास जान दी थी। फिर जिंदगी मौत की ओर पलट कर बोली, तुम सही थे, लेकिन तुम्हारा वह रूल यहां काम नहीं करता। वो लड़की किसी और घर की थी। वो घर उजड़ गया, वो चली गई। तुम इस आदमी को यहां से ले जा सकते हो। मौत और जिंदगी सब्जी मंडी से निकले। उनके पीछे 36/53 नंबर मकान में एक आदमी, जिसने 8 महीने पहले अपने यहाँ काम करने वाली 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। वो आदमी अचानक आए, दिल के दौरे के बाद जमीन पर लुढ़का पड़ा था, बेजान। अगर 11 साल के बच्चे अनवर की जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी ने मौत से ये सौदा नहीं किया होता, तो शायद वो आदमी अभी 30, 40, 50 साल और जीता और उसकी जिंदगी की एक घिनौनी दोपहर एक गरीब लड़की के तार तार दुशाले के नीचे छुपी रह जाती। लेकिन सौदा ही कुछ ऐसा था। मौत ने बच्चे के घर के सामने खड़े होकर 3 जानें मांगी थीं। उधर रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर में अनवर की जन्मदिन की पार्टी अब खत्म होने चली थी। बाकी बच्चे अपने घर जा रहे थे। जिंदगी और मौत की सौदेबाजी में कौन जानता था कि अनवर आज जिएगा या मरेगा। मौत और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा को नेहरू वाटिका की ओर चलने को कहा। कुछ देर ऑटो रिक्शा में खामोशी रही। शायद आज मौत भी जिंदगी बनना चाहता था। जिस आदमी की वो अभी अभी जान लेकर आया था, उसमें और मौत में बस इतना फर्क था कि मौत को तकलीफ देने में तकलीफ होती थी। ऑटो रिक्शा एक मकान के सामने रुका। जिंदगी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। 40 साल के एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। जी, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं, सेंसस के सिलसिले में, जिंदगी ने कहा। इतनी रात? वो आदमी बोला। मौत ने बीच में कहा, वो घर ज्यादा पकड़ा दिए सर और लोग कम है, 5 मिनट लगेंगे अपना काम खत्म करने में। सब अंदर बैठे। जिंदगी ने सवाल शुरू किया। मैं जी कैमरामैन हूं, फ्रीलांस काम करता था। पहले शादियां कवर करता था, अब खबर शूट करके टीवी चैनलों को बेचता हूं। वो पानी लेने अंदर गया तो मौत ने जिंदगी से पूछा, आर यू श्योर? ये तो भला आदमी लगता है, इसकी जान क्यों ले रही हो? आदमी वापस आया, बोला, गरीबों की सुसाइड पे बहुत काम किया है जी, प्रशासन को हिला के रख दिया। जिंदगी ने सामने अलमारी पर रखी एक ट्रॉफी को देखा। बोली, हाँ, आपकी वो स्टोरी तो बड़ी मशहूर हुई थी। एक किसान ने अपने आप को
आग लगाकर जान दे दी थी सरकारी दफ्तर के सामने कुछ मांगों के चक्कर में। हाँ, बड़ी ट्रेजेडी थी भाई, वो बड़ी ट्रेजेडी थी। जिंदगी ने कहा, क्या बढ़िया उकसाया था आपने उसको, जरा सी तीली लगा लो, लपट बुझ जाएगी, कैमरा पे आ जाओगे, कलेक्टर साहब मजबूर हो जाएंगे। और फिर लपटें उसे धीरे धीरे निगलने लगी। वो चीखता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। वो घास पर तड़पता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। कमाल की टीआरपी मिली थी उस रात उस चैनल को जिसे आपने मौत का वीडियो बेचा था। चलिए, हम कुछ वापस करने आए आपको। मौत। दो खून अपने सर पर लिए दो लोग ऑटो रिक्शा में शहर की सड़कों पर फिर से घूम रहे थे, लेकिन ये तो खुद जिंदगी और मौत थे। जीना मरना, इसी से तो इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस आदमी की जान जा चुकी थी जिसने एक गरीब किसान को मरने के लिए उकसाया था, उसकी आत्महत्या का वीडियो बनाकर बेचा था। शर्त के मुताबिक 3 में से 2 जानें जिंदगी ने मौत को दे दी थी। 11 साल के बच्चे अनवर को बचाने के लिए बस एक जिंदगी और बाकी थी। ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे जिंदगी खुश थी। एक नन्ही सी जान को बचाने के वो एक कदम और नजदीक पहुंच चुकी थी। वो ऑटो रिक्शा वाले को तीसरे पड़ाव की ओर चलने के लिए कहने ही वाली थी कि मौत के मोबाइल फोन पर एक ईमेल आई। एक मिनट, एक चीज मैं भूल गया था। हमारे रूल्स के हिसाब से अगर एक जान लेने के लिए मुझे एक घर भेजा गया है तो मुझे उस घर से एक जान लेनी ही पड़ेगी। क्या? जिंदगी बदहवास होके बोली, ये मुझे तुम अब बता रहे हो जब मैं तुम्हें 2 जानें सौंप चुकी हूं? दिस इज अ बिट्रेयल, ये विश्वासघात है, तुम शर्त के खिलाफ जा रहे हो। मौत ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन रूल्स हैं यार, मुझे नहीं पता था। तुम इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। रूल्स तोड़ना मरोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। मैनेजर बोल रहा है, उसने अलाउ नहीं किया है। मैं समझौता करने को तैयार हो गया था। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आई वाज सो कंसिडरेट। मौत ने ऑटो वाले के कंधे पर थपथपाकर उसे वापस वहीं चलने को कहा जहां से वो चले थे, कमरुद्दीन के घर, जहां वो रेलवे क्लर्क और उसकी बीवी रेहाना अब थककर सोने की तैयारी में थे। दरवाजे पर घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? रेहाना ने कहा। घबरा कर दरवाजा खुला। वो बोली, मेरा नाम जिंदगी है। वो बोला, मेरा नाम मौत है। बड़े अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके बेटे अनवर की उम्र अब पूरी हो गई है। मैं उसे आज शाम लेने आया था, लेकिन जिंदगी पिछले 1 साल से अनवर की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो बोली कि मैं उसे ना ले जाऊं। मैंने की कोशिश, आई ट्राइड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। अचानक अंदर के कमरे में एक आवाज हुई। अनवर के रोने की आवाज थी। टीन का ग्लास जमीन पर गिरने की आवाज थी। लड़खड़ाते कदमों की आवाज हुई। पर्दा खुला और अनवर खुद ब खुद आंखें मीचता मुस्कुराता बरसों में पहली बार अपने पैरों पे खड़ा था। रेहाना ने दौड़कर मेरा बच्चा कहकर उसे गले से लगा लिया। अंदर गई। अनवर के बूढ़े दादाजी
खामोश आंखें बंद किए लेटे थे। जिंदगी और मौत की एक मनगढ़ंत कहानी अपने पोते को सुनाते सुनाते आज खुद मौत का हाथ थाम कर कहीं दूर चले गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।